हेलो, आज की वीडियो हमारी D++B की वीडियो है मैथ्स के लिए। मतलब आज की वीडियो हमारी मैथ की वीडियो है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस में पहले भी वीडियो डाल रखी है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी देखनी है प्लेलिस्ट में जाके हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो भी पैरामेडिकल वैकेंसीज हैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लंबी होती है क्लास भी। वैसे आज की इतनी लंबी ना हो शायद। एक सेकेंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है 27। 27 की क्यूब, 23 की क्यूब, 27 स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, पहली बात तो मैं तो ये क्वेश्चन भी नहीं देखता कि क्यूब लिखा है कि स्क्वायर लिखा है। सीधा ये पैटर्न होते हैं। जब भी आपको क्यूब और स्क्वायर इस तरह दिया जाए, आपको सिंपल क्या है, ये जो संख्या है ना प्लस कर देना होता है बस। क्यूब व्यूब छोड़ दो, 27 और 23 इन्हें प्लस कर देंगे 50। यही हमारा क्या होता है आंसर। ये पैटर्न है इनका, और यही फॉलो होता है हमेशा। इसलिए मैं इसके कई क्वेश्चन लाया हूँ आज, ताकि आपको भी थोड़ा पैटर्न का आइडिया हो जाए। ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, लंबा बैठता है थोड़ा, लेकिन जब काम ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल 100% तो में कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन है 0.6 0.6 0.6 प्लस 0.5। ये भी तो वही बात बन गई। आप अगर ध्यान से देखोगे 0.6 की क्यूब प्लस 0.5 की क्यूब, और फिर नीचे स्क्वायर वगैरह करके दे रखा है। 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 3, इस तरह का कुछ दे रखा है। जब भी आपको ऐसा मिला, आपको क्या करना है, 0.6 और 0.5 को क्या कर लेना, प्लस। 0.6 और 0.5 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 6 और 5 11। तो क्या आ गया आपका 1.1। आंसर भी क्या हो गया आपका 1.1। हाँ, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा, इतना भी अलग नहीं है। ये 3-4 क्वेश्चन में इसलिए लाया था आपको इस तरह के। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है 278 3 बार है। इसका मतलब क्या हो गया आपका 278 की क्यूब माइनस 132 की क्यूब, फिर यहाँ 278 का स्क्वायर प्लस 132 का स्क्वायर प्लस 278 इंटू 132। सेम लगभग पैटर्न बन रहा है। देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में जब हम देख रहे थे, बीच में प्लस होता था तो मैं प्लस करता था। इससे ऊपर वाले में भी देखो प्लस था, तो मैंने 27 और 23 को जोड़ के क्या बना दिया था, 50 कर दिया था। बीच में अगर जिस चीज़ का भी साइन होता है वो हमने किया था। इसी तरह जब क्वेश्चन आया, बीच में क्या है हमारे, नेगेटिव है, बीच में क्या है, माइनस है, तो क्या कर देंगे, 278 में से 132 घटा देंगे। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1, तो क्या हो गया आपका 146। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा 854 और 276। इसका मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब, मुझे जो भी वीडियो देख रहा है वो इसका मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ला मतलब चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करो, बाकी और कुछ बात नहीं। Which what is the average of the 3 digit number in which all the 3 digits are equal? ये कह रहा है कि 3 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं ना, उन सबका एवरेज क्या होगा। What is the average of the 3 digit number in which all the 3 digits are equal? 3 डिजिट, वो भी सभी इक्वल होनी चाहिए, ऐसे डिजिट्स का एवरेज बताना है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा बन क्या रहा है हमारा। 3 डिजिट और तीनों डिजिट इक्वल हो तो 111, 222, 333, 444, 555, 666। छोटा करना पड़ेगा भाई, विजिबल होगा सबको। 777,
888,999 तीनों 3 डिजिट की संख्या है, तीनों इक्वल है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं यही करना पड़ेगा हमें साइज। अब इसने क्या कहा है कि इनका एवरेज बताना है मुझे, इन सबको जोड़ के, और ये कितनी संख्या है, 3 4 9 संख्या है, इन सबको जोड़ के 9 से भाग करना। एक तो एवरेज ये होता है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस चल रहा है इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में डिफरेंस क्या सेम है। अगर मैं थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा में कहूँ तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। तो जब भी एपी बनती है तो इनका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसका एवरेज निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के क्या कर दो, आधा। पहली संख्या और आखिरी संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा, 9 9 9 1 1 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 1 क्या हो गया आपका 11, ये बन गया। अब इसे जोड़ के क्या करना था, इसका आधा, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 1 1 2 पंजे 10, 1 0, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया आपका 555। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 555। दूसरा तरीका, जब भी आपको इस तरह की सीक्वेंस दे रखा हो और एवरेज के पूछे एपी के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल बीच वाली संख्या ढूंढ लो बस। देखो ध्यान से देखना, कितनी संख्या है ये, 4 संख्या ये रही, 4 संख्या ये रही, जो बिल्कुल बीच की बचेगी वही एवरेज होती है। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया हमारा, 255 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 के पहले 11 गुणजों का समांतर माध्य, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के प्रथम 11, देखो 11 के प्रथम 11 क्या हो सकते हैं, सबसे पहले 11 का 11 होगा, 22 होगा, कोमा का निशान नहीं है, 33 होगा, और इसी तरह चलते चलते 11 का 11 मतलब 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, करते करते 11 का 11 बार, तो 11 गुना 11 121। इन सब का क्या बताना है, इन सब का अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मतलब सिंपल वही मैथ वाला मीन, तो मीन के लिए वही सबको जोड़ के जितनी संख्या से भाग कर दो, इन सबको जोड़ के 11 से भाग कर दो, या आप क्या कर दो 11 प्लस 121 बराबर क्या हो गया आपका, एक और एक ऐसे जोड़ लेंगे ना, 21 में एक 22 हो गया, 22 और 10 32, 132, और इसको क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देते तो हमारे पे क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। 132 का हाफ करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 66। ये क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा, सिंपल। दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम तो मैं लेऊंगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा सवाल और आगे तक का काम हो जाएगा। ये तो ये वाला सवाल हो गया, इसे भी मैं ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई चाहे 11 22 33 44 55 66 77 88 99, यहाँ पे हमें ये संख्या दिखी। अब हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, देखो कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इधर भी देखो 5 संख्या है, जो बीच वाला बच्चा वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है या मीन होता है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बहुत बच्चों को इसके अंदर डाउट के अंदर देखा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रोशनी ने 1620 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदी, और उसी 36 किलो चीनी को क्या कर दिया, बेच दिया 6 रुपये, और बेचने के बाद उसे 6 किलो चीनी का फायदा हुआ। तो बताओ उसका प्रति किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, पर केजी उसने कितने रुपए में वो चीनी बेची। इसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानते, हम क्या है रेशियो में वैल्यू लेके चलते हैं। तो मुझे पता है 3 चीज़ है यहाँ, एक तो कॉस्ट प्राइस है मेरा, एक मेरा सेलिंग प्राइस है, और एक मेरा क्या है प्रॉफिट है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो मैंने लाभ लिखा, और किसके बराबर हुआ है,
चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ तो 6 का हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या देख लेता हूँ, 6 पे चलते हैं। छह के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है यहाँ, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब 36 किलो चीनी खरीदी थी और आपने 6 की लाभ में बेच दी, तो यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा है ना, तो 6 के यहाँ मैं क्या लिख लूंगा, 36 लिख लूंगा। जब आपको लाभ विक्रय मूल्य पे कहे तो आपको विक्रय मूल्य पे लिख लेनी है वैल्यू। अगर क्रय मूल्य बोलता तो 36 में इधर लिख लेता। यहाँ क्या लिखा है उसे छोड़ दो। अगर कोई चीज़ आपने 36 रुपये में बेची और 6 रुपये का आपके ऊपर लाभ भी हो गया, तो कॉस्ट प्राइस उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। 30 रुपये की चीज़ थी, 36 में बेच दी तो 6 रुपये का लाभ हो गया। ये मेरा रेशियो निकल गया। मैंने निकाला कैसे है, 6 किलो 6 किलो चीनी का लाभ हुआ विक्रय मूल्य पे, तो मैंने लाभ तो 6 का हुआ तो 6 लाभ के नीचे 6 लिख लिया। विक्रय मूल्य पे हुआ तो जो भी मुझे डिजिट दे रखी थी वो मैंने विक्रय मूल्य पे लिख दी, और अगली क्या लिख दी मैंने, कॉस्ट प्राइस पे लिख दी। ये मैं आप कह सकते हैं जुगाड़ बता रहा हूँ, मैं ये जुगाड़ है, कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है करने का, लेकिन हाँ कारगर जुगाड़ है। तो 30, 36 और 6 ये हमारे पास आ गई। और तरीका भी यही है, बस मैं आपको प्रॉपर वे में ना ले जाके, मैंने आपको किस तरह ये याद करना है या किस तरह आप इसे पेपर में ना भूलोगे उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें क्या पता है, उसने 1620 रुपये में 1620 रुपये में चीनी खरीदी थी, और उसने 30 किलो चीनी खरीदी है हमारे हिसाब से 1620 में। अब हम क्या है, सिंपल 1620 और बट्टे 30 कर देंगे, जीरो से जीरो गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 54 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने क्या करी है, अपनी चीनी बेच दी है। तो ये आप देख सकते हो सवाल। अगर किसी को ना समझ आए तो मैं बार बार इस सवाल को लाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यदि रोहित कंचों की कतारों में इस प्रकार कंचों की कतारों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हैं। मान लो कोई लाइन बनाई है, इस लाइन में कितने 9 कंचे हैं, इसमें कितने हैं 10, इसमें कितने हैं 15 कंचे हैं। तो कह रहा है कि बताओ, और संख्या एक पूर्ण, और ऐसे करते करते वो कतार बनाता जा रहा है। तो एक बताओ कितनी कितनी कंचे होंगे उसके उसके पास कितने कंचे होंगे ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इतने कंचे हैं जिनसे एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो बताओ उसके पास न्यूनतम कम से कम कितने कंचे होंगे। यहाँ से आपको साफ क्वेश्चन से ये बात तो पता लग गई होगी, 9, 10, 15 है, एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो यहाँ एलसीएम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9, 10, 15 का एल्सियम ले लेंगे। 15 का पाड़ा पढ़ो, 15, 30, 45, 15 चौके 60, 15 5 75, इस तरह में क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है 15 का, और देखना है इनका क्या है, एल्सियम क्या आता है। अब इतना कौन टाइम लगाएगा, इधर से कर देते हैं। 9 को 3 गुना 2, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 5, 15 को क्या क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। इसके अंदर हाईएस्ट संख्या उठा लो, 3 क्या है सबसे ज्यादा, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले ली। दो दो सबसे हाईएस्ट क्या है, एक ही बार है तो 2 एक बार ले लिया। 5 भी एक बार है तो 5 भी क्या ले लिया मैंने, हाईएस्ट पावर लेते हैं हम। तीन तीन की सबसे बड़ी पावर 2 थी तो मैंने 3 की सबसे बड़ी बड़ी पावर 2 ले ली। 2 की सबसे बड़ी पावर बस अकेली 2 ही थी तो मैंने 2 ही ले लिया। 5 की भी सबसे बड़ी पावर बस एक ही थी तो मैंने भी 5 एक बार लिया है। 3 3 9, 9 धाम 90, तो इनका एल्सियम क्या आ गया आपका, 90 का एल्सियम आ गया। अब इसने क्या कहा था, पूर्ण वर्ग। सबसे पहले देखो वर्ग कौन कौन सी संख्या है, लगभग सारी संख्या है। न्यूनतम लिखा है तो सबसे न्यूनतम से चलते हैं। इनके अंदर सबसे छोटा कौन सा है, 100, जो एक वर्ग है, लेकिन 90 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता, तो ये काम खत्म। इसके बाद 400 90 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी खत्म। इसके बाद 900 900 90 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब आंसर क्या है, यही है। ये भी 90 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी काम खत्म। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 900 हो गया। एक है क्वेश्चन हमारा,
It rained 4 centimeter on a rainy day. What will be the volume in meter cube of rain water falling on 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड? ये कह रहा है कि एक दिन या किसी भी दिन 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, मतलब जैसे ये अगर जमीन है, जब इसके अंदर वर्षा हुई तो पानी भर गया 4 सेंटीमीटर ऊपर तक। और ये एक खेत है किसी का, इस खेत का एरिया कितना है? 1.5 हेक्टेयर। तो बताओ, देखो यहाँ से इतनी भरी तो पानी ऐसे भर गया होगा, तो बताओ पानी का वॉल्यूम कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर हम पे बना है इसका आयतन मुझे निकालना था। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है? आयतन के लिए L इंटू बी इंटू एच, एरिया को क्या बोलते हैं? L इंटू बी। तो एरिया तो 1.5 है, इसे 4 से गुना कर दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 1.5 हेक्टेयर में मुझे इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या करूँगा मैं? सिंपल, हमें पता है एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। स्क्वायर कैसे लिखते हैं इसमें भी समझ लेना, ये ऊपर लगा रखा है मैंने स्क्वायर, ठीक है। एक हेक्टेयर में 1.5 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो हमारे पास कितना दे रखा है? 1.5 हेक्टेयर। तो इसमें कितना होगा हमारा? 1.5 में इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारी? 1.5 मल्टीप्लाई 10,000। अब मुझे क्या निकालना है? आयतन निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 1.5 और मल्टीप्लाई में है 10,000, और मल्टीप्लाई में कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई थी? 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। ये हमें क्या सोल्व कर लेना है। तो जब मैं सोल्व करूँगा, आपको पता है 1.5 की मैं 4 से गुना करूँगा तो क्या होगा आपका? 6 आ जाएगा। 1.5 की 4 से करूँगा क्या आ जाएगा? 6। और आगे कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया? हमारा एक सेकंड भाई, होल्ड रखना बस एक सेकंड। हाँ ठीक है। देखो ये जो हमारा 4 था ना, ये 4 सेंटीमीटर में था, और ये सारी चीज़ मैंने मीटर में बना ली थी। तो ये 4 सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बनाने के लिए यहाँ भी मुझे भाग किसका करना था? 100 से भाग करूंगा तभी तो मीटर में आएगा, इसलिए आंसर में भी किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से। जब मैं आंसर में 100 से भाग करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 600। समझ आया? किसी को नहीं आया? दोबारा देख लो, क्योंकि अब लाइव तो हम है नहीं जो मैं आपसे पता लगा पाऊँ कि आपको समझ आया नहीं आया। ये तो जो मेरा खेत था ना 1.5 हेक्टेयर, इसे मैंने मीटर में बदल लिया इतना। हमारे पास वर्षा कितनी हुई है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसे भी 100 से भाग करनी पड़ेगी। इन 2 जीरो से, हाँ ये यहाँ कितनी जीरो है? 4 जीरो थी। ओहो, बस फटाफट खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। आ, मुझे ऐसा लगा कि आपको जब जब आप सुनेंगे इस क्लास को, शायद आपको समझना है इस तरह लिख के, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। ये तो मैंने जो ये एरिया था 1.5 हेक्टेयर से मैंने मीटर में बदल लिया। अब 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो 4, और इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया मैंने 4 को बदलने के लिए। इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। अब आपके पास क्या बचा? 100 गुना 4 गुना 1.5। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 6, और आगे 2 जीरो, तो हमारे पास क्या हो गया? 600 मीटर क्यूब। ये आयतन होगा पानी का। अब आ जाना चाहिए समझ, अब तो मैंने बढ़िया से बताया। बड़ा इजी सवाल। ये क्या कह रहा है? 3500। 3500 का, ये के नहीं का है, 3500 का 3/7। का मतलब क्या होता है? गुना। 3/7, फिर गुना 40%। 40% मतलब 40/100। ऐसे नहीं आएगा मजा इसमें। ये
3500 का 3500 का क्या दे रखा है, 3/5, 3/7, ये इस तरह हो गया। 40/100, देखो 40% को क्या लिखते हैं, 40/100। जब मैं से 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या लिख लो मैं इसे, 2/5। और 25% को क्या लिखेंगे, 25/100, काट दूंगा 1/4, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1/4। 2 से ये कटा, यहाँ क्या बचा 2, 7 पंजे 35, 35 से 35 कटा, यहाँ क्या बचा 100, ऊपर बचा 100 और 3 क्या 300, 100 और 3 क्या बचा यहाँ 300, और नीचे क्या बचा खाली 2, इसे काटेंगे क्या आ जाएगा आपका 150। हाँ घिच पिच थोड़ी ज़्यादा हुई, लेकिन आगे होगा समझ, आगे भी क्वेश्चन है, नहीं आया होगा तो अगले पे आ जाएगा। यदि ए का 50% का 60% बी के 24% का 2 गुना है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत बस मुझे लिखने की आ रही है। ए का 50% को क्या बोल सकता हूँ, 50/100 मतलब 1/2। 60% को क्या लिखूंगा, 60/100, इस तरह लिखूंगा ना। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो मतलब क्या लिख दूंगा इसे मैं, 3/5। ए का 50% का 60%, जो बी है इसके 24% की, 24 को क्या लिखूंगा मैं, 24% को 24/100, 4 से काटूंगा, 4 6 24, और 4 से 100 को काटूंगा तो 25, तो मतलब यहाँ क्या हो गया आपका 6/25। इसके 24% के 2 गुने के बराबर है, ये क्या है इसके 2 गुने के बराबर। जब मैं इसमें 2 की गुना कर दूंगा, अब ये बराबर हो गए, ये बड़ा था तो ये छोटा था, जब मैं छोटे में 2 की गुना करूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब हम सवाल करते हैं अपना, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 3 से काटा, 3 दूनी 6, अब यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4। अभी मैंने ये ए लिखा, नीचे इसके बी आ गया, इक्वल टू के इधर आके ऊपर क्या है 2 गुना 2 4, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया 8, और नीचे क्या बचा 5। अब ये कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितने प्रतिशत कह रहा था, 3 5 का कितने परसेंट होता है, 3 गुना 5/100। 5 से काटेंगे क्या आएगा आपका 20, 20 दिया क्या हो गया आपका 60, तो कितने परसेंट अधिक है, 60% अधिक। साफ साफ दिख रहा है ना, ए 8 है बी 5 है, तो ए ज़्यादा है। ज़्यादा कितना, 3, 3 5 से कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। आंसर क्या हो गया सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हम एंड पे आ चुके क्लास के, बस खत्म होने वाली है क्लास। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी बिना किसी विराम के 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, औसत चाल, और विराम के साथ अगर रुक रुक के चले तो 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अगर वो जाए तो विराम के लिए रेलगाड़ी कितने समय के लिए रुकेगी, या कितने घंटे रेलगाड़ी ने विराम किया। देखो 600 किलोमीटर से जाना है, अगर वो बिना रुके जाती लगातार 75 किलोमीटर की स्पीड से, 600 किलोमीटर जाती 75 की स्पीड से, तो कितनी देर में चली जाती। आ, करो, किससे जाते हैं हम, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 10 बचा और एक जीरो, 100 हो गया, 25 चौके 100, 3 अट्ठे 24। अगर वो 75 की स्पीड से जाएगी तो 8 घंटे में 600 किलोमीटर जा सकती है। लेकिन अगर वो 600 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करेगी, 0 से 0, 6 से 1 हटा, तो कितना टाइम लेगी, 10 आवर। देखो अगर बिना रुके जाती है तो 8 घंटे में, रुक रुक के जा रही है तो 10 घंटे में। इसका मतलब टोटल वो रुकने में कितना समय खराब कर रही है, 2 घंटे खराब हो रहे हैं ना आपके। बिना रुके आप 8 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन इसके चक्कर में आपको 2 घंटे फालतू लग रहे हैं। तो ये कह रहा है कि रुकने का समय कितना है टोटल, 2 घंटे रुकती है टोटल। इसमें एक और बहुत बढ़िया सवाल आएगा, अभी ये वाला सवाल भी देख लो।
सेम रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और रुक 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 के 25 की स्पीड से चलती है। 400 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विराम के लिए रेलगाड़ी कितने समय रुकी होगी? सेम, अगर हमें 400 किलोमीटर जाना है और अगर हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे, 10 आवर, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम 400 किलोमीटर जाने में 25 की स्पीड से जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? आप सीधा भी काट सकते हो, मैं थोड़ा स्मॉल तरीके से काटता हूँ। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। अब 5 6 से काट देंगे तो कितना टाइम लग रहा है? 16 घंटे। अगर आप बिना रुके जाते तो 10 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन आप रुक रुक के जा रहे हो तो आपको कितना टाइम लग रहा है? 16 घंटे। तो आपने टोटल रुकने में कितना टाइम खराब किया? 6 घंटे फालतू खा गए आप, रुक रुक के जा रहे हो इसलिए। तो कितने टाइम रुकी होगी, कितने घंटे? 6 घंटे। ऑप्शन ए। अगला सवाल, बिना रुके बिना रुके एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और रुक रुक के कितना जा रही है वो? 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ अब यहाँ ये नहीं कह रहा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें ये नहीं पता गई कितनी दूर तक है। हमें ये पता अगर बिना रुके जाएगी तो 72 किलोमीटर की स्पीड से। एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगर यहाँ से लेके यहाँ जाने में वो रेलगाड़ी गई, उसकी स्पीड क्या रही? 72 किलोमीटर बिना रुके। इसी डिस्टेंस को अगर वो रुक रुक के जा रही है तो वो किस स्पीड से जा पा रही है? 60 की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम ही थी। यहाँ पे बिना रुके गई इसलिए उसे स्पीड ज़्यादा थी, रुक रुक के गई इसलिए उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कह रहा है कि प्रति घंटे वो कितनी देर रुकी होगी। इसके देखो दो तरीके सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा। देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको अगर सीधा करना है, सबसे पहले लिखो बिना रुकी ट्रेन माइनस रुकी हुई ट्रेन अपोन में बिना रुकी। और ये तो आपका घंटे में आ गया। अगर आपको ये कह रहा है कितने मिनट, ये आपका घंटे का है। मिनट करना है तो घंटे को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं मिनट में चेंज हो जाता है। बस आपको इतना करना है। 12, 72 में से 60 गए 12, ये 72 हो गया आपका, गुना 60। 12 छिक 72, 6 से काटेंगे क्या हो गया? 10। इसका मतलब वो क्या है? वो प्रति घंटे वो लगभग हर एक घंटे में 10 मिनट का रुक रही थी। इसी वजह से उसे क्या है, जाने उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। अगर वो बिना रुके जाती तो 72 की स्पीड से चली जाती, लेकिन वो हर हर घंटे 10 मिनट रुक रही थी, इसलिए उसे क्या है, हर घंटे 10 मिनट रुकी वो, इसलिए उसकी स्पीड क्या है, कम हो गई। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहो, अगर मैं मानूं 1 घंटे का हिसाब, 1 आवर में या तो वो जा सकती थी 72 किलोमीटर, लेकिन वो 1 आवर में कितना गई है? 60 किलोमीटर गई है। 12 किलोमीटर का जो है गैप है, ये खराब किया ना इस वाली ट्रेन ने। 72 टोटल वो 72 चल सकती थी, लेकिन वो गई कितनी? सिर्फ 12 ही। तो ये क्या है, इसका 1/6 टाइम खराब किया ना। 6 में से एक हिस्सा इसने रुकने में खराब किया, इतने घंटे। और अगर आप इसे मिनट में बताओगे तो इसे 60 से भाग कर लेंगे, 60 से भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 10 मिनट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। बस हम लास्ट पे आ चुके, खत्म है मामला, ये आखिरी क्वेश्चन है। बिना रुके एक ट्रेन क्या 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, रुक रुक के क्या है 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। और बिना रुके 72 किलोमीटर, रुक रुक के कितना? 54 किलोमीटर की स्पीड से। तो बताओ हर घंटे में कितना मिनट वो रुकी होगी। तो आप इसे भी कैसे कर सकते हैं, 72 माइनस 54 बट्टे 72, मिनट में पूछा है ना, तो हम क्या कर देंगे? 60 से गुना। या तो ये सीधा याद कर लो, नहीं तो जो मैंने पिछले सवाल में आपको कंसेप्ट बताया उससे कर लो। अब आप देखोगे 72 में से 54 गए तो कितने बचे आपके? 18 बचे ना, 18, हाँ, 18 बट्टे 72 गुना 60। 18 के पहाड़ में 72 आता है, 18 36 54 72, 4 आया, 18 चौक 72,
और 4 से इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो लगभग हर घंटे में 15 मिनट वो रुकती थी ट्रेन। तो ये हमारा सवाल हो गया। आज की वीडियो में वैसे तो इतनी है, लास्ट वीडियो हो चुकी है हमारी। और कोई भी सुझाव हो तो आप बता सकते हो मुझे, मैं उस पर पूरा अमल करूँगा। और बस यही चीज़ बतानी थी मुझे, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। और आपको जो आई बटन दिखता है, आप चाहो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जो आपको कॉर्नर के अंदर यहाँ आई बटन दिखता है ना, यहाँ पे भी आप आई बटन पे जाके, यहाँ कहीं होगा आई बटन, यहाँ पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं जो रिसेंटली डली होती है। इसके अलावा जैसी वीडियो खत्म होने वाली होती है तो यहाँ आपको एक वीडियो यहाँ भी शो हो जाती है, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच।